दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। फाइनली द प्रोटेक्टर वेब सीरीज के 4th सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अगर अब तक आपने इसके पहले 3 सीजन नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें, फिर आपको इसे देखने का ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आपको स्टोरी पता चल जाएगी। पहले 3 सीजन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा फैजल और वजीर इन दोनों ने पूरे इस्तांबुल को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां के लोगों को मोहित करके अपने साथ मिला लिया था। अब आगे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक न्यूज रिपोर्टर रो रही थी और बता रही थी कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, बस कुछ ही लोग हैं जो उनमें तब्दील नहीं हुए। दंगा करने वाले लोग ना तो मर रहे हैं और ना ही उन्हें कोई चोट लग रही है। प्लीज अगर कोई हमें सुन रहा है तो हमें बचा ले, मैं मरना नहीं चाहती। फिर एक आदमी छत से कूद जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो हंसता हुआ खड़ा हो जाता है और न्यूज रिपोर्टर का पीछा करने लगता है। फिर वो न्यूज रिपोर्टर और उसका कैमरामैन एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वे उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और कोई सेफ जगह की तलाश करने इधर उधर भागने लगते हैं। तभी 2 आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए बस भागते ही रहते हैं। फिर आगे जाकर एक आदमी कैमरामैन को डंडा मार के बेहोश कर देता है और 2 आदमी उस रिपोर्टर को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर फैजल आता है और उसका मोबाइल उठा लेता है जिसमें से लाइव चल रहा था। वो कहता है, आपका नए इस्तांबुल में स्वागत है। मैं हूँ एक खुफिया मुजरिम और साथ में एक इमोर्टल भी। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने अंदर के शैतान को बाहर निकालिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अगर तुम लोग हमसे लड़ने की सोच रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी होगी क्योंकि हम अब इस शहर के मालिक हैं। तभी वहाँ पर वजीर आ जाती है और जो लोग अभी भी इमोर्टल नहीं बने उनके लिए एक पैगाम देती है, या तो हमारी छतरी के नीचे आ जाइए या फिर तुम लोगों का भी वही हाल होगा जो इस लड़की का हुआ है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि इस्तांबुल की सड़कों पर आतंक ही आतंक फैला है। दंगइयों ने बड़ी तादाद में लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अब कोई करिश्मा ही इस्तांबुल को बचा सकता है। दूसरी तरफ हकान, जो कि पास्ट में पहुंच गया था, हारून के रूप में वजीर के पास जाता है। वजीर उससे बहुत प्यार करती थी और फिर वो उसका बदन पहुंचती है। हकान पूछता है, हम कहाँ हैं? वो बताती है कि हम उस जमीन पर हैं जिसको महमद सेकंड ने फतेह किया है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है। इस समय वो मेंडेंस टावर के सामने खड़ा था और उसको देखकर वो समझ जाता है कि वो इस समय इस्तांबुल में ही है और ये समय है 1459 का। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि हकान के नए वफादार खादिम आरिफ, बेरिन और सामी हकान को पानी से निकालकर अपने अड्डे पर ले आते हैं। वो बड़ी ही मुश्किल से लोगों से बचते बचाते यहाँ पहुँचे थे। फिर बेरिन उसको चेक करती है और कहती है कि ये सांस ले रहा है लेकिन ऐसा लगता है शायद ये पुराने वक्त में है। आरिफ कहता है, कहीं ये चाबी के कारण तो बेहोश नहीं? तभी सैमी कहता है, चाबी तकलीफ दे रही है तो अभी निकाल देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो चाबी को टच करता है उसे जोर का झटका धीरे से लगता है और फिर वो दूर जाकर गिरता है। फिर बेरिन कहती है, हम इसका इंतजार करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस समय हकान की आंखें हिल रही थी, इसका मतलब वो सपना देख रहा था। सपने में वो वजीर के साथ एक मार्केट में जाता है। तभी कोई उसके पीछे तलवार लगाकर खड़ा हो जाता है। वजीर कहती है, हिलना मत। फिर पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है, डर गए ना बाबा? फिर हकान पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। वो बच्ची हारून की थी जो हकान को ही अपना अब्बू समझ रही थी। फिर वजीर वहाँ से चली जाती है और जो उस बच्ची के साथ आदमी था वो उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। फिर हकान उससे बातें करने की कोशिश करता है ताकि उसके बारे में जान सके। फिर वो उस बच्ची से पूछता है, मेरे पास एक खंजर और कमीज थी, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? लड़की कहती है, मैंने नहीं देखा। फिर वो आजिम को आवाज देता है और उससे पूछता है कि क्या हम गोल्डन गेट जा सकते हैं? आजिम कहता है, क्यों नहीं, लेकिन पहले शिरीन को घर छोड़ देते हैं। फिर जब वो गोल्डन गेट जाने लगते हैं तो आजिम पूछता है, ये सन डायल और गोल्डन गेट का क्या मसला है? तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? वक्त मापना कोई आसान काम नहीं है। हकान कहता है, वो मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम जानते हो सन डायल एक गुंबद के अंदर बंद है। फिर उसे पेड़ के ऊपर वजीर का निशान दिखता है और उसकी पुरानी यादें ताजी हो जाती है। फिर आजिम बताता है कि ऐसे ही निशान पूरे शहर में बने हुए हैं। जिसका ये निशान है इसी ने 5 वजीरों का कत्ल किया है, अभी तो कई और भी मरेंगे। फिर आजिम कहता है, मेरा एक दोस्त है जो हमें गुंबद के अंदर ले जा सकता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। तभी हकान को पेड़ों के बीच में एक बुढ़िया खड़ी दिखाई देती है। फिर वो जब उस बुढ़िया के पास जाता है तो वो कहती है, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है क्योंकि सन डायल तो सुल्तान ले जा चुका है।
हाकान पूछता है ये सब आपको कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए, क्या आप ओरेकल हैं? लेकिन वो औरत शांत रहती है। फिर हाकान उससे कमीज और खंजर के बारे में पूछता है। फिर ओरेकल कहती है असली ताकत तुम में है, अपनी ताकत पर कभी भी शक मत करना, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी तकदीर है। और यही बात मरते वक्त इसके बाबा ने भी कही थी। तभी उसका दोस्त उसे आवाज देता है और वो औरत गायब हो जाती है। फिर वो आजिम को बताता है कि मुझे वजीर आजम के कातिल के बारे में पता है, वे लोग बहुत ही शक्तिशाली हैं। तभी प्रेजेंट में वफादार खादिम को किसी के आने की आहट होती है। फिर वे सभी छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर शंकर बिहारी आता है। वो कहता है कोई गोली मत चलाना, पहले ही बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूँ। दूसरी तरफ हाकान जंगल में टहल रहे वजीर आजम को रोकता है। फिर वजीर आजम उसको भिखारी समझकर कुछ अशर्फियां दे देते हैं। फिर हाकान कहता है मैं पिछले वजीर आजम के कातिल को जानता हूँ, उनका कातिल एक इमोर्टल है, आप मुझे सुल्तान के पास ले चले, मैं उन्हें सारी बात बताना चाहता हूँ। लेकिन वजीर आजम कहते हैं ये इमोर्टल्स की कहानी बच्चों को सुनाना। फिर हाकान उनके आगे सुल्तान के पास ले जाने के लिए गिड़गिड़ाता है। फिर वो कहते हैं पहले तुम कोई पुख्ता सबूत लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें सुल्तान के पास लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ वजीर के काम पर उसका साथी इमोर्टल चमन चिंदी मिलने आया हुआ था। पेशे से चमन चिंदी एक हकीम था और अक्सर यहाँ पर शतरंज खेलने के लिए आ जाया करता था। तभी वहाँ पर हाकान आ जाता है और उस हकीम को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही चमन चिंदी है जिसको मैंने मौत के घाट उतार दिया था। फिर वजीर कहती है हकीम यहाँ आए हुए हैं, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन हाकान कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर जब वो दरवाजा बंद करके अंदर जाती है तो हकीम पूछता है कौन था वो, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार इसके साथ देखा है। फिर वजीर कहती है क्या तुमने मुझे पहले कभी गलत चाल चलते हुए देखा है, भरोसा रखिए मुझ पर। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो हाकान से मिलती है तो उसको डांटती है कि तुम्हें मेरे काम पर आने की क्या जरूरत थी। तभी हाकान को वजीर की तरकश दिख जाती है जिसके अंदर उसके तीर भी पड़े हुए थे। फिर वो वजीर के साथ रोमांटिक होने का नाटक करता है और चुपके से उसकी तरकश में से एक तीर निकालकर अपने कपड़ों में छुपा लेता है। फिर हाकान उसको अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वजीर अपनी तरकश उठाती है और अपने तीरों को चेक करती है, शायद उसको शक हो गया था। फिर वो वजीर वाली ड्रेस पहनती है और अपने सभी हथियार रेडी करके वहाँ से चली जाती है। फिर वो हाकान का पीछा करती है। हाकान को भी शक था कि वजीर उसके पीछे आ रही है। फिर वो जैसे ही उसको पकड़कर खींचता है तो देखता है वो वजीर नहीं बल्कि हारून का दोस्त अजीम है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है तू हारून नहीं है। तभी वजीर एक घर के अंदर घुस जाती है। आजिम कहता है गिद्धों के गुंबद के बारे में हारून को कभी नहीं पता था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। फिर हाकान उसको वजीर का तीर दिखाता है और कहता है कि इसे लेकर मैं वजीर आजम के पास जाऊंगा। आजिम कहता है हारून अच्छे से जानता था कि हम वजीर आजम से कभी नहीं मिल सकते, बता कौन है तू। इतने में वजीर उस घर की छत पर चली जाती है और अपने तीर कमान को रेडी कर लेती है। तभी हाकान कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा, लेकिन वादा कर फिर तू मेरा साथ देगा। इतने में वजीर सामने वाली बिल्डिंग के नीचे खड़े वजीर आजम को मार देती है और अपना वो काम पूरा कर देती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। फिर अगले दिन सुबह हाकान तैयार होकर वजीर आजम से मिलने जाता है। फिर वहाँ पर पहरा दे रहे सिपाही बताते हैं कि कल रात एक हमले में वजीर आजम शहीद हो गए। हाकान पूछता है किसी ने तो उनकी जगह ली होगी। फिर वो आदमी बताता है कि उनकी जगह खजांची अहमद पाशा ने ली है, लेकिन उनसे मिलना आसान नहीं है। हाकान कहता है लेकिन वो आदमी तो उनसे मिल रहा है। फिर पहरेदार कहता है कि अब तू उसकी बराबरी करेगा, वो उस्ताद खुसरो है, इस शहर की नामचीन हस्ती। फिर उन पहरेदारों के जाने के बाद हाकान अपना तीर निकालता है और वहाँ से जाते हुए उस्ताद खुसरो को आवाज लगाता है, जनाब जरा सुनिएगा, मैं वजीर के कातिल को जानता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता। फिर उस्ताद खुसरो पीछे मुड़कर देखते हैं। उनको देखकर हाकान घबरा जाता है क्योंकि वो फैजल था, वजीर का साथी। वो हाकान को कहता है मुझे बताएं वजीर का कातिल कौन है, मैं उसको सजा दिलवाऊंगा। फिर हाकान तीर के पीछे वाला हिस्सा तोड़कर जिस पर निशान बना हुआ था उसे छुपा लेता है और कहता है कि ये उसी कातिल का तीर है। फिर खुसरो कहता है अपना ये फितूर कहीं और जाकर पूरा कीजिए, आपके ये नापाक इरादे कहीं आपको बर्बादी की तरफ ना ले जाएं। आपकी आंखें भी निकाली जा सकती है और जबान भी बंद की जा सकती है। ये जिंदगी बहुत कीमती है मेरे दोस्त। आज तो हाकान बाल बाल बच गया था। दूसरी तरफ शंकर बिहारी पूछता है कि बाहर क्या बवाल मचा हुआ है। फिर सभी उसको बताते हैं कि इस्तांबुल के आधे लोग इमोर्टल्स बन गए हैं और आधे हमारे जैसे। जैनब और आइलैंड वे दोनों भी इमोर्टल बन गई। अब जैनब फैजल की खास बन चुकी थी। अब वो उसके हर हुक्म का पालन करती थी। अब उसका और फैजल का सपना एक ही था, सबको अपना गुलाम बनाना और हाकान को हमेशा के लिए मिटाना। दूसरी तरफ हाकान आजिम को कहता है
कि अगर मुझे खंजर और कमीज मिल जाती तो मैं वजीर का किस्सा यहीं पर खत्म कर देता। आजिम कहता है उससे क्या होगा, उसके साथ ही उसे दोबारा जिंदा कर देंगे। उसको मारना हल नहीं है, बल्कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा और उसका आइडिया यहाँ दिमाग से आएगा। तभी फैजल जैनब को कहता है कि अब खुद को साबित करने का सही समय आ गया है। हकान घर वापस आ गया है, हमें उससे चाबी छीननी है। फिर फैजल, वजीर, जैनब और आइलिन वे सभी हकान के अड्डे पर जाते हैं ताकि हकान को मारकर उससे चाबी छीन सके। वजीर कहती है हमें जैनब पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फैजल कहता है तुम भी तो हमारी लीडर होने के बावजूद 2 बार चाबी खो चुकी हो। फिर वे दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं और फिर हकान को ढूंढने चले जाते हैं। हकान के साथियों को पता चल चुका था कि इमोर्टल्स आ गए हैं, फिर वो अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ आजिम हकान को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था। फिर हकान उससे सनडायल के बारे में पूछता है। फिर अजीम उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा सनडायल, मैंने इसे तुम्हारे लिए यहीं पर मंगवा लिया। फिर हकान अपनी तलवार निकालता है और एक हथौड़े से उस पर निशान बना देता है। वो ये चेक करना चाहता था कि जब वो नींद से उठेगा तब ये निशान तलवार पर होगा या नहीं। फिर वे दोनों सनडायल के पैटर्न का मिलान करने लगते हैं। फिर सही पैटर्न जुड़ जाने पर वे पैटर्न चमकने लगते हैं। फिर हकान उस पर हाथ रखता है और अपनी नींद से जाग जाता है। फिर सब लोग उसको चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर फैजल अपने साथियों के साथ उसे ही ढूंढ रहा था। तभी शंकर बिहारी के अंदर का हीरो जाग जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि जैनब उसको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जैनब उसको गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर शंकर बिहारी उसको अपने प्यार की दुहाई देने लगता है, लेकिन जैनब उसको ठोक देती है। इतने में वहाँ पर हकान भी आ जाता है। फिर जैनब उसके ऊपर भी गोलियां चला देती है। ये देखकर हकान को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। फिर उसके साथी उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर फैजल और उसके साथियों के आने से पहले वे वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वे सभी शंकर बिहारी के पास जाते हैं। जैनब कहती है अगर जीना चाहता है तो बेखौफ होकर हमारे साथ जुड़ जा। शंकर बिहारी कहता है मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा तुमसे मोहब्बत की है। फिर जैनब उसकी आगे की बात सुने बिना ही उसकी जिंदगी छीन लेती है। तभी वजीर वहां आकर कहती है बहुत ही नेक इंसान था। फिर वे लोग उस घर के अंदर जो कुछ भी हकान ने इमोर्टल्स के खिलाफ इकट्ठा कर रखा था उसको जला देते हैं। वजीर कहती है जब तक हकान नहीं मिल जाता हम यहीं पर रहेंगे। हकान के दोस्तों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जैनब ऐसा भी कर सकती है। वे सब शंकर बिहारी की मौत पर अफसोस मना रहे थे। फिर हकान कहता है ये चाबी मुझे पहले वाले प्रोटेक्टर के जिस्म में ले गई, अब मुझे सब कुछ वहीं पर जाकर ठीक करना होगा। दोस्तों पहले तो मैं भी यही सोच रहा था कि जैनब शायद फैजल के साथ काम करने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन जब उसने अपने प्यार को ही ठोक दिया तब मुझे विश्वास हो गया कि इस लड़की ने अपने दोस्तों को सच में धोखा दे दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि फैजल और वजीर ने हकान के अड्डे पर पार्टी रखी हुई थी जिसमें वे लोग शामिल थे जो उनके साथ मिलकर इमोर्टल्स बन चुके थे। फिर उन लोगों में फाइट कंपटीशन रखा जाता है। जैनब फाइट को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। फिर फैजल फाइट को बीच में ही रुकवाता है और सभी को जैनब से मिलवाता है। वो जैनब की तारीफ करता है क्योंकि यही थी जो शुरू से लेकर अब तक इस सफर में टिकी हुई थी। लेकिन वजीर को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब हकान और उसके साथी देख रहे थे क्योंकि वहाँ लगे कैमरों का एक्सेस अभी भी इन्हीं के पास था। फिर हकान उदास होकर बैठ जाता है। फिर वो सामी को अपनी तलवार लाने के लिए कहता है। फिर वो तलवार का वो निशान चेक करता है जो उसने 500 साल पुराने समय में जाकर बनाया था। फिर वो कहता है कि अब वजीर से हिसाब चुकता होगा, वो भी बीते समय में। फिर वो अपने साथियों को कहता है कि अब हम वजीर को बीते समय में जाकर मारेंगे नहीं बल्कि उसे मोर्टल बना देंगे। जैनब ने बताया था कि फैजल के पास अभी भी एक खुराक मौजूद है, लेकिन वो उसने किसी खास जगह पर छुपा कर रखी होगी। तभी आरिफ बताता है कि फैजल ने हमारे कैमरे देख लिए हैं। फिर वो गोली मारकर कैमरे तोड़ देता है। फिर वे चारों नुस्खा हासिल करने के लिए अपने पुराने अड्डे की छत पर पहुंच जाते हैं। फिर वे अपना थोड़ा बहुत भेष बदलकर उस घर के अंदर जाते हैं। ये घर पहले इनका ही हुआ करता था, इसलिए वो इस घर का चप्पा चप्पा जानते थे। इनका प्लान ये था कि इमोर्टल्स को पता लगने से पहले हम अपना काम करेंगे और वहाँ से वापिस आ जाएंगे। फिर वे सभी कमरों की तलाशी लेते हैं। वे वहाँ पर शतरंज के खेल का बादशाह ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी किसी भी रूम में कुछ नहीं मिलता। तभी हकान को एक दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई मिलती है
जब वो उस पेंटिंग को उतार कर देखता है तो उसे शतरंज का बादशाह मिल जाता है। फिर हकान सभी को कहता है, मुझे बादशाह मिल गया है, जल्दी से निकलो यहाँ से। तभी वजीर उस कमरे में आ जाती है। हकान बादशाह को अपनी पॉकेट में छुपा लेता है। वजीर कहती है, जब भी किसी के घर जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं, कुछ चुरा कर नहीं लाते। हकान कहता है, तुम अपने टूटे हुए दिल की वजह से इस शहर को बर्बाद करना चाहती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। तभी वहाँ पर फैजल भी आ जाता है। फिर वे हकान को पकड़कर रिंग में बंद कर देते हैं। फिर फैजल उसको एक ऑफर देता है और कहता है कि तुम अब से मेरा साथ दो, लेकिन हकान कहता है अपना ऑफर अपने पिछवाड़े में डाल ले। फिर फैजल शतरंज का बादशाह हकान के पास फेंकता है और कहता है कि तुम यहाँ इसे ही लेने आए थे ना, जैनब से ले लो। फिर जैनब उसको पीटने लगती है, लेकिन हकान उसको नहीं मारता। फिर हकान उसको पकड़ लेता है और समझाने की कोशिश करता है। फिर जब वो जैनब की पॉकेट से बादशाह निकालता है तो वो उसको दोबारा हासिल कर लेती है। फिर वो उस मिक्सचर को जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि कुत्ते सी औकात हो गई है तेरी। ये देखकर फैजल हंसने लगता है। फिर हकान उसे कहता है, हंस ले जितना हंसना है, कभी ना कभी तो तू बताएगा ही इसको कैसे बनाते हैं। फैजल कहता है, इसे मैंने नहीं वजीर ने बनाया था, इसी से पूछ ले। तभी हकान को पीटने के लिए रिंग के अंदर और भी लोग घुस जाते हैं। फिर हकान की साथी बैरिन वहां पर स्मोकिंग बॉम्ब फेंक देती है, जिससे सभी की आंखें जलने लगती है। फिर हकान जमीन पर से बादशाह उठाता है और वजीर के पीछे उसके रूम में जाता है। फिर वो उससे अपना करामाती खंजर छीन लेता है और उससे पूछता है कि बता नुस्खे को कैसे बनाया था, वरना तुझे जान से मार दूंगा। वजीर कहती है, तुम ऐसा पहली बार तो करोगे नहीं, मारना है तो मार दो, मैं नहीं बताऊंगी। फिर हकान कहता है, मैं हारून नहीं हूँ। ये कहकर वो अपना खंजर लेकर वहां से चला जाता है। फिर सामी के घर जाकर आरिफ उस बादशाह को अच्छे से चेक करता है। फिर वो सभी को बताता है कि इसके नीचे इसे बनाने वाले कारीगर का साइन है। फिर वे गूगल की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि ये साइन मास्टर सेकर का था। फिर हकान कहता है कि अगर ये चीज हमें बीते वक्त में मिले तो हमें नुस्खा भी मिल जाएगा। फिर वो बैरिन को कहता है कि ये नुस्खा जैनब और इस्तांबुल के लिए बहुत जरूरी है। फिर वो चाबी को हाथ में पकड़कर लेट जाता है और वापस बीते समय में पहुंच जाता है। फिर उसका दोस्त आजिम पूछता है, हकान तू वक्त में गया हुआ था क्या? ये तो एक करिश्मा है, मुझे ये सब अपनी किताब में लिखना है। फिर हकान उससे पूछता है, क्या तुम मास्टर सेकर को जानते हो? वो कहता है, हाँ, बहुत ही नेक इंसान है। फिर हकान उसे वहां पर ले चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फैजल अपनी पत्नी रूहिया को याद करके रो रहा था। तभी उसके पास वजीर आती है और कहती है कि मरे हुए पर आंसू बहाना बंद करो, अब तुम मेरे लिए हकान से वो चाबी लेकर आओगे, मेरे हुक्म का पालन करो। फैजल कहता है, खंजर हमारे पास है, वो चाबी का क्या ही कर लेगा। इसका मतलब फैजल को नहीं पता था कि हकान वो खंजर ले गया है। दूसरी तरफ हकान मास्टर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे शतरंज का एक सेट चाहिए जो हरे रंग का हो और उस पर सोने का पानी चढ़ा हो। तभी वहां पर हकीम आ जाता है और कहता है कि उसके जैसा नायाब कोई नहीं। फिर मास्टर कहते हैं, हजूर आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों उठाई, मुझे कह देते मैं भिजवा देता। फिर हकीम उस शतरंज के बॉक्स को उठाकर ले जाता है। फिर फैजल उनको पीछे से आवाज देता है और कहता है कि आपका सेट बहुत ही शानदार है, शायद कभी आपके साथ खेलने का मौका मिले। फिर हकीम कहते हैं, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, हमसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो हकान मन ही मन कहता है, साले चमन चिंदी, एक बार तो मैं तुझे मार ही चुका हूँ, अब लगता है दोबारा भी तू मेरे ही हाथों से मरेगा। तभी एक बुढ़िया हकान से टकरा जाती है और उसकी सब्जियां नीचे गिर जाती है। फिर जब वो हकान का चेहरा देखती है तो डर कर वहां से भाग जाती है। इतने में हकीम भी वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ फैजल वजीर पर गुस्सा था। वो अपने साथियों को कहता है कि वजीर बहुत ही जिद्दी औरत है, कभी किसी का कहना नहीं मानती। फिर वो जैनब से पूछता है, तुम हकान को अच्छे से जानती हो, इस समय वो कहाँ पर होगा? दूसरी तरफ हकान अपनी बेटी के साथ बातें कर रहा था। फिर उसकी बेटी कहती है, बाबा निशान मुझे अच्छी लगती है, आप प्लीज उनसे शादी कर लीजिए, वो मुझे अम्मी के जैसे प्यार करती है। फिर हकान उसे हाथ धोकर खाना खाने के लिए कहता है। फिर अजीम हकान को कहता है, तूने जो कुछ भी मुझे बताया मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन हारून कभी भी निशान को नहीं मार सकता। दूसरी तरफ निशान और हकीम शतरंज खेल रहे थे। फिर निशान हार जाती है। तभी हकीम कहते हैं, आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है, तुम अपने मिशन से भटक गई हो। एक इंसान के साथ वक्त जाया करने का क्या मतलब है निशान? फिर उसके भाषण से निशान नाराज हो जाती है। फिर हकीम वहां से जाते समय शतरंज का बादशाह अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस शतरंज को वो किसी और के साथ खेले। प्रेजेंट में फैजल और जैनब ओरेकल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें हकान और उस चाबी के बारे में बताओ, लेकिन ओरेकल कहती है, मैं तुम लोगों को हकान की कोई भी जानकारी नहीं दूंगी। फैजल कहता है, अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं, लेकिन ओरेब जैनब को कहती है, तुम एक छलावे में जी रही हो, तुम आइलिन से क्यों नहीं पूछती? इतने में जैनब के पास आइलिन का फोन आ जाता है
लेकिन वो पिक नहीं करती। फिर फैजल कहता है कि लगता है मुझे अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फिर वो ओरेकल के गले में नशे का इंजेक्शन लगा देता है ताकि नशे की हालत में वो सब कुछ सच बोल दे। दूसरी तरफ पास्ट में हकान वजीर से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। वो बताती है कि हकीम यहाँ पर आए थे, वो मुझे तोहफे में शतरंज देकर गए हैं। हकान कहता है बहुत ही खूबसूरत शतरंज है। फिर वजीर उसको बिठाती है और कहती है कि हम सदियों से उस सफर पर निकले हैं जिस पर हमें विश्वास है, लेकिन जब से हम तुमसे मिले हैं हमारा दिल, हमारी मंजिल, हमारी रूह सब बदल गए हैं। अब अगर हम अपने पुराने रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर निकलते हैं तो हमें अकेले पड़ जाने का डर है। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, क्या आप मेरा साथ देंगे? हकान कहता है क्यों नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तभी हकान की नजर चेस पर जाती है। वो पूछता है इसमें एक बादशाह कम है। वजीर कहती है जाते वक्त एक बादशाह हकीम अपने साथ ले गया। तभी प्रेजेंट में फैजल ओरेकल से पूछता है अब बताओ हकान कहाँ है? नशे की हालत में होने के कारण वो सच बता देती है कि हकान इस समय बीते वक्त में है, 1459 में। यह सुनकर फैजल चौंक जाता है। फिर ओरेकल कहती है जैनब अब मुझे उम्मीद की नई किरण दिख रही है जिसकी शुरुआत तुमसे होगी। दूसरी तरफ पास्ट में हकान हकीम का पीछा करता है। फिर हकीम एक घर के अंदर घुस जाता है। फिर हकान छुपकर अंदर देखता है वो फैजल से यानी खुसरो से मिलने आया था। फिर वो खुसरो को वजीर की शिकायत करता है कि आजकल वो अपने काम को छोड़कर एक इंसान के ख्वाब देख रही है। खुसरो कहता है आज तक हमने वजीर के हर फैसले को सर आंखों पर रखा है, लेकिन अब अगर उसने अपनी नई राह चुन ही ली है तो हमें उसे अलविदा कहना होगा। अब तुम्हें एक नुस्खा तैयार करना होगा। तुम तो जानते ही हो धोखा देने वाले को क्या सजा मिलती है। अब हम उसको इमोर्टल से मोर्टल में बदल देंगे। फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो घोड़े से गिरकर मर भी सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि हारून उसकी जान ले ले। हारून को तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस नुस्खा तैयार करो। प्रेजेंट में जब वजीर अपनी छत पर घूम रही थी तब उसके पास पत्थर से लिपटा हुआ एक कागज का टुकड़ा आकर गिरता है। फिर वो उस कागज को पढ़कर हकान से मिलने जाती है। हकान उसे बता देता है कि शुरुआत से ही फैजल और चमन चिंदी तुम्हें खत्म करना चाहते हैं और वो इसमें कामयाब भी हुए। फिर निशान कहती है कि मेरी जान हारून ने ली थी। हकान कहता है वो तुमसे सच्चा प्यार करता था और तुमसे निकाह करना चाहता था। मैंने फैजल को ये कहते हुए सुना कि वो हारून के हाथों तुम्हें मरवा देगा। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया निशान। फिर निशान कहती है कि चमन चिंदी मेरा सबसे करीबी दोस्त था और उसी ने ही मुझे वो नुस्खा दिया था, पिलाया नहीं। अब तुम कैसे साबित करोगे तुम सच बोल रहे हो? अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं किसी ने महल में एक दासी को मार डाला था। आज इस दासी को बादशाह के पास भेजा जाना था, लेकिन अब टेंशन ये थी कि इसकी जगह पर कौन बादशाह के पास जाएगी। तभी वहाँ मौजूद लेडी कहती है कि ये पढ़ी लिखी थी, इसको यूनानी भाषा भी आती थी, बादशाह के पास कोई भी ऐसी वैसी लड़की नहीं भेज सकते। तभी वहाँ एंट्री होती है रूहिया की। वो कहती है मुझे यूनानी भाषा आती है, इसके अलावा मुझे और भी बहुत सी भाषाएं आती है। फिर बादशाह का खास आदमी उसे कहता है आज तुम बादशाह के पास जाओगी, आज से ये रुमाल तुम्हारा। लगता है रूहिया ने ही उस लड़की को मारा होगा। दूसरी तरफ हकान के साथी उससे ये पूछते हैं कि तुम वजीर के आगे ये कैसे साबित करोगे कि फैजल उसे मारना चाहता है। हकान कहता है अब हमें ओरेकल की हेल्प लेनी होगी। फिर वो सामी को अपने साथ लेकर ओरेकल के पास जाता है। सामी को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपनी गन निकाल लेता है। फिर वे दबे पांव अंदर जाते हैं। तभी उनको आइलैंड की आवाज आती है। फिर आइलैंड सामी को देख लेती है और उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। फिर हकान जो कि छुप गया था आइलैंड के नीचे जाते ही वो ऊपर जाता है। फिर उसको एक रूम के अंदर ओरेकल बंदी हुई मिलती है। फिर जब वो उसको खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है तो वहाँ पर फैजल और जैनब भी आ जाती है। फिर जैनब हकान को पीटने लगती है और फैजल ओरेकल को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी ओरेकल चिल्लाकर कहती है हकान मेरे पीछे मत आना, क्योंकि जवाब तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। फिर हकान जैनब को पकड़कर उसके गले पर खंजर रख देता है। इतने में सामी भी आइलैंड को पकड़कर वहाँ पर ले आता है। फिर वे उन दोनों को पकड़कर सैमी के घर ले जाते हैं और दोनों को अलग अलग बंद कर देते हैं। हकान कहता है उसका फैजल के पास होने से बेहतर है यहाँ होना। फिर वो सोचता है कि ओरेकल ने मुझे ये क्यों कहा कि जवाब तुम्हारे पास है। फिर वो जैनब के पास जाने की सोचता है। बैरिन कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हारी हेल्प करेगी? फिर हकान जैनब के पास जाता है। जैनब कहती है इमोर्टल की जान का दुश्मन हकान आया है, क्या तुम मुझसे राज उगलवाने आए हो? हकान कहता है मैं तो बस यूं ही तुमसे बात करने आ गया। फिर हकान उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। जैनब कहती है मुझे पहली मुलाकात से ही लगने लगा था कि तू किसी काम का नहीं है
और अब तो मुझे ये यकीन भी हो गया है। हकान कहता है लेकिन मुझे तो ये लगा था कि तू मुझे कभी भी हार नहीं मानने देगी। माना आज वजीर का है लेकिन एक दिन इस्तांबुल हमारा होगा। उस समय तू किस तरफ खड़ी होगी? ज़ैनब कहती है अजीब झंड मुहाफिज है तू। तुझे लड़ने के लिए खादिम भी चाहिए, कमीज भी चाहिए और खंजर भी चाहिए। हकान उसकी बातों पर गुस्सा नहीं करता बल्कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की सोचता है। दूसरी तरफ वे तीनों वफादार खादिम आइलिन के पास जाते हैं क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी रो रही थी। वो बहुत ही डरी हुई थी। फिर आरिफ कहता है तुम डरो मत, तुम भी हम में से एक ही हो। दूसरी तरफ फैजल वजीर से मिलता है और उसे बताता है कि पता नहीं कैसे लेकिन हकान बीते समय में जा पा रहा है। मुझे ओरेकल ने बताया है। वजीर कहती है मुझे इस बात का पता है। फैजल कहता है क्या तुम फिर से दुश्मन से मिलने गई थी? फिर वजीर कहती है कि तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। हकान चाबी के जरिए ही बीते समय में जा पा रहा है। दूसरी तरफ ज़ैनब हकान को कहती है कि अब मैं तेरी ज़ैनब नहीं, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुझे मार चुकी होती। हकान कहता है देख मैंने कमीज नहीं पहनी हुई, चाहे तो तू अब भी मुझे मार सकती है। ले घोट दे मेरा गला, मार दे मुझे, अपने अब्बा की मौत का बदला भी ले ले मुझसे। फिर वो हकान को धक्का देकर कहती है मुझसे दूर रह हकान। फिर वो रोने लगती है और हकान उसे चुप कराता है। दूसरी तरफ फैजल वजीर के सिर पर चढ़े जा रहा था। वो उससे कहता है कि चाबी के बारे में क्या कोई और बात है जो मुझे पता होनी चाहिए? वजीर कहती है वो हमें बीते समय में ले जाना मुमकिन बनाती है। अब हकान और ज़ैनब की दोस्ती हो जाती है। हकान कहता है तुझे पता है जब तूने शंकर बिहारी को गोली मारी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें उन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं। ज़ैनब कहती है तुम ठीक कहते हो हकान, जो हो गया सो हो गया। फिर वो उसे कहता है कि मैं बाहर जाकर उन्हें तेरी जंजीर खोलने के लिए कहता हूँ। फिर बाहर जाकर वो अपने दोस्तों को कहता है उसे मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर वो बदल चुकी होती तो शंकर बिहारी का नाम सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती, लेकिन उसे तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। तुम में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा चाहे वो कुछ भी कहे। फिर हकान वापिस उस दुनिया में लौट जाता है। आजिम कहता है भाई इस बार तो तूने काफी देर लगा दी। हकान कहता है क्या वाकई में देर लग गई? आजिम कहता है मजाक कर रहा हूँ भाई, जितनी देर में मैं नहाकर बाहर आता हूँ तू वापिस भी लौट आता है। इसका मतलब ये था कि बीते हुए समय में वक्त काफी धीरे बीतता है। तभी फैजल रूहिया से मिलने जाता है। रूहिया उसे रुमाल दिखाकर कहती है कि मैं कामयाब हो गई। इतने में वहाँ पर चमन चिंदी हकीम भी आ जाता है। फिर रूहिया उसे बताती है कि मैं रात को हरम में जा रही हूँ। अब इस बात से वे तीनों ही खुश थे। फिर रूहिया पूछती है कि मुझे बादशाह के पास जाकर क्या करना होगा? फैजल कहता है हम तुम्हें जहर देंगे, वो जहर तुम्हें बादशाह को देना होगा। बादशाह का वारिस अभी छोटा है इसलिए सभी कमजोर पड़ जाएंगे। फिर वो बताता है कि वजीर हमारे साथ नहीं है, अब जो भी करना है हमें ही करना है। फिर हकीम कहता है कि जहर मेरे दवाखाने से पकड़ लेना, लेकिन जहर का बेहतर असर तभी आएगा जब तुम उसको अपने बदन से लगा कर जाओगी। सुल्तान जैसे जैसे तुम्हारे जिस्म को चूमेगा वैसे वैसे जहर उसके अंदर चला जाएगा। फिर हकीम वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर रूहिया का मुंह बन जाता है। फिर फैजल उसे समझाता है कि इस काम को तुम अपना फर्ज समझकर करो, अब हमारी तकदीर हमारे हाथों में है। फिर जब हकीम अपने दवाखाने पहुंचता है तो देखता है वहां पर हारून और वजीर पहले से ही बैठे हुए थे। वजीर कहती है कि मेरे दोस्त को चोट लगी है इसलिए मैं उसे यहाँ के सबसे काबिल हकीम के पास ले आई। फिर हकीम वजीर को एक हरे रंग की दवा की बोतल लाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर रूहिया आ जाती है। फिर वो रूहिया के पास जाकर कहता है बहुत ही गलत वक्त पर आई हो। तभी हकान रूहिया को देखकर पहचान लेता है। फिर हकीम रूहिया को एक दवा देता है और एक कागज देकर कहता है इस पर दवा लेने की तरकीब लिखी है। फिर जैसे ही वहाँ पर वजीर आती है हकीम उस कागज को लेकर पास में रखे हुए जार में छुपा देता है। फिर हकीम हकान के हाथ पर मरहम पट्टी करता है। फिर हकान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो जार के पास जाकर जानबूझकर चक्कर आने की एक्टिंग करता है और बहाने से उस कागज को निकाल लेता है। फिर जब वो ये कागज अपने दोस्त आजिम को दिखाता है तो वो कहता है ना ही ये उर्दू है, ना ही अरबी है, ना ही हिंदी है और ना ही फारसी है, मैं नहीं जानता ये कौन सी भाषा है। हकान कहता है ये कागज हमारे लिए बहुत ही अहम है, लेकिन पता तो लगे इसमें लिखा क्या है। दूसरी तरफ फैजल और हकीम मिलकर वो नुस्खा तैयार कर रहे थे जिससे इमोर्टल को मोर्टल में बदला जा सकता था, लेकिन वो नुस्खा तैयार नहीं होता। हकीम कहता है अगर नुस्खा तैयार हो जाता तो तुम्हारी नाक से खून बहने लगता। दूसरी तरफ हकान और आजिम अभी भी उस कागज की भाषा को समझने की कोशिश कर रहे थे। शिरीन उनके आसपास चक्कर लगा रही थी और बार बार बोल रही थी जहर को चूम लेने दो। हकान उसको ऐसा करने से रोकता है, लेकिन फिर भी वो बार बार यही दोहराती है। फिर हकान उससे पूछता है बेटा तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? शिरीन कहती है इस कागज से। हकान पूछता है इसमें जो लिखा है तुम पढ़ सकती हो? शिरीन कहती है निशान ने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे ये किताब पढ़नी सिखाई जो इसी भाषा में है। फिर हकान उसे इस कागज पर लिखा हुआ पढ़ने को कहता है। फिर वो पढ़कर सुनाती है
कि इसे अपने जिस्म पर मलो, चूमेगा जैसे जैसे उसे मौत आएगी वैसे वैसे। फिर हकान समझ जाता है कि जरूर वे किसी को जहर देने वाले होंगे। फिर वो दिमाग पर जोर डालता है लेकिन कैसे। लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि जरूर वे सुल्तान को जहर देकर मारना चाहते होंगे ताकि पूरी हुकूमत पर कब्जा कर सके। फिर आजिम कहता है रुको, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हें महल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तभी रुहिया तैयार होकर सुल्तान के पास जाने लगती है। फैजल उस समय दुखी था क्योंकि आज उसकी जानिमन किसी और के साथ रात गुजारने वाली थी। दूसरी तरफ वो हकान के जागने का इंतजार करते करते बोर हो रहे थे। फिर वे प्लान बनाते हैं कि हम आइलिन को समझाकर जैनब के पास भेजेंगे, शायद वही जैनब को समझा पाए। दूसरी तरफ रुहिया अपने बदन पर जहर लगा लेती है। तभी वहाँ पर सुल्तान आ जाते हैं। फिर सुल्तान उससे उसका नाम पूछते हैं। वो बताती है जावेदा। तभी फैजल शाही जहाजों में आग लगा देता है ताकि सुल्तान फैजल की जानेमन रुहिया को छू भी ना पाए। होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब सुल्तान को पता लगता है तो वो अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं ताकि पता लगा पाए कि वहाँ हुआ क्या है। उनका खास आदमी उन्हें कहता है कि हमने कुछ सिपाहियों को जहाजों में आग बुझाने के लिए भेज दिया है, आप चिंता न करें। सुल्तान कहते हैं एक भी जान नहीं जानी चाहिए, जहाज तो फिर बन जाएंगे लेकिन जाने वापस नहीं आएंगी। तभी हकान जो सिपाही बनकर वहाँ पर आया हुआ था वो भागता हुआ सुल्तान के पास जाता है और कहता है कि ये औरत इमोर्टल है। फिर सभी सिपाही उसको सुल्तान के पास जाने से रोकते हैं। तभी सुल्तान का खास आदमी बताता है कि ये पुराने वजीर आजम के पास भी काफी भटकता था, शायद यही कातिल हो। फिर सुल्तान उसे कैद करने का ऑर्डर देते हैं। फिर हकान सिपाहियों को पीटकर वहां से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सामी आइलिन को जैनब के कमरे में छोड़ देता है ताकि वो जैनब को समझा सके। फिर आइलिन उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने उनको उल्लू बना दिया, लेकिन जैनब अपने बंधे हुए हाथों को खोल लेती है और आइलिन को मारने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वे इसकी आवाज सुनकर इसे बचाने जरूर आएंगे। फिर बैरिन सामी को दरवाजा खोलने से रोकती है। सामी कहता है कि उसे हमने ही अंदर भेजा है, इसलिए हमें ही उसकी जान बचानी होगी। फिर वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और आइलिन को संभालते हैं। फिर जैनब भागकर बाहर चली जाती है और उन तीनों को रूम के अंदर बंद कर देती है। तभी उसको हकान दिख जाता है जो चाबी पकड़कर लेटा हुआ था। दूसरी तरफ हकान भागकर अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मेरे पीछे सिपाही पड़े हैं, मुझे फौरन अपने वक्त में वापस लौटना है। तभी उसके सिर में अचानक से तेज झटके लगने लगते हैं और चक्कर भी आने लगते हैं। फिर आजिम उस रूम के सभी दरवाजे बंद कर देता है और हकान सन डायल पर से पैटर्न को मिलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो पैटर्न काम नहीं करते। तभी सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन आजिम हकान को वहां से भगा देता है। वो पैटर्न इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि जैनब ने हकान के हाथ से चाबी चुरा ली थी। तभी वे सिपाही हकान को घेर लेते हैं और हकान सरेंडर कर देता है। फिर उनमें से एक सिपाही कहता है वजीर के कातिल, कल तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं हकान को सजाए मौत देने की तैयारी चल रही थी और फैजल उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हकान जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई तो मेरी बात सुन लो, मैंने किसी का खून नहीं किया, मुझे बाहर निकालो। फिर वो थक कर बैठ जाता है। तभी उसे पानी में से वजीर की आवाज आती है। वो पूछती है तो तुम्हें पता था मैं वजीर हूँ? हकान कहता है प्लीज तुम एक बार मेरी बात सुन लो। वजीर कहती है कि हमें खुसरो ने सब कुछ बता दिया। हकान कहता है रुको, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जेब से पर्ची निकालकर उसे दिखा पाता, वजीर शीशा तोड़ देती है। तभी वहाँ पर फैजल आता है और कहता है कि वजीर ने तुम्हारी एक नहीं सुनी, तुम कभी हार नहीं मानोगे ना हकान। मैं तो हारून कहने वाला था लेकिन मुंह से हकान निकल गया। फिर हकान हंसने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि फैजल बीते समय में लौट आया है। अब हकान बिना चाबी के इस दुनिया में फंस कर रह गया था और अगर उसे वहाँ पर मौत की सजा मिल गई तो वो कभी भी उठ नहीं पाएगा। बैरिन को भी हकान की चिंता हो रही थी। तभी वहाँ पर आरिफ और सामी आते हैं। वे बताते हैं कि बाहर का रास्ता भूल भुलैया जैसा है, जैनब को अंदाजा भी नहीं होगा वो कहाँ से बाहर गई है। फिर सामी कहता है कि जब मैंने चाबी को छुआ तो मुझे जोर का झटका लगा, लेकिन जैनब को कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारी गलती की वजह से सारा खेल बिगड़ गया है। फिर बैरिन कहती है मेरे पास एक रास्ता है। तभी हकान का भाई उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है क्या मेरा भाई गद्दार है? आखिर वजीर का कत्ल क्यों किया तुमने? तुम्हारी बहादुरी के किस्से पूरी कौम सुना करती थी, लेकिन अब वही कौम तुम्हारी गद्दारी के किस्से सुनेगी। फिर हकान कहता है मैं आज भी वही हूँ, तेरा भाई। फिर वो अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है और अपने भाई को देकर कहता है कि ये तुम आजिम को दे देना। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है
और कहता है कि तुम गद्दार से बात नहीं कर सकते, निकलो यहाँ से। दूसरी तरफ वजीर जैनब के पास जाती है और पूछती है कि तुमको तो उन लोगों ने कैद कर रखा था, फिर बच कैसे गई? जैनब कहती है अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका नरम दिल होता है। फिर वजीर कहती है कि मुझे उनका ठिकाना बताओ ताकि मैं चाबी हासिल कर सकूं। लेकिन जैनब कहती है कि मैं खुफिया रास्ते से निकली हूँ, मुझे रास्ता याद नहीं। फिर वजीर पूछती है फैजल कहाँ है? जैनब कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ वजीर के बंदे आते हैं और कहते हैं कि गिद्दों के गुंबद के पास कुछ हलचल नजर आ रही है। फिर वजीर वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर जैनब अंदर जाती है और बाथ टब का पत्थर हटाकर देखती है फैजल उस समय चाबी लेकर वहीं पर लेटा हुआ था। दूसरी तरफ पास्ट में फैजल हकीम के पास जाता है। हकीम अब वो दवा तैयार कर लेता है और जब उसे सूंघ कर देखता है तो उसके नाक से खून बहने लगता है। फिर फैजल कहता है आखिर तुम कामयाब हो ही गए। फिर वो वहां से उस दवा की बोतल उठाता है। फिर हकीम कहता है कि तुम हारून को खत्म करवाने वाले हो, मैंने तो सोचा कि तुम उसके हाथों वजीर को मरवाओगे। फैजल कहता है ये तो तय है कि मैं इसके जरिए किसी न किसी को तो मोटल बनाऊंगा ही, लेकिन वो वजीर नहीं होने वाली। फिर फैजल उस दवा को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर हकीम गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये दवा उसकी कई दिनों की मेहनत थी। फिर फैजल हकीम को मार देता है और वहां से चला जाता है। तभी हाकान अपना दिमाग चलाता है। वो एक कपड़ा लेता है और मशाल से उसमें आग लगाकर चिल्लाने लगता है कि यहाँ आग लग गई है। फिर जैसे ही एक सिपाही उसे देखने के लिए आता है तो हाकान उसको घायल करके उसकी चाबी से दरवाजा खोल लेता है। फिर वो छुपते छुपाते वहां से बाहर भागने लगता है, लेकिन तभी वो सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ तीनों वफादार खादिम सनडायल को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर अपने आदमियों के साथ वजीर आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी ये कोशिश बेफिजूल है। फिर वो उनसे चाबी मांगती है, लेकिन आरिफ कहता है कि जैनब ने चाबी हमसे चुरा ली है। ये बात जानकर वजीर को धक्का लगता है। फिर वो अपने आदमियों को वहीं पर छोड़कर जैनब के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ फैजल वजीर आजम से मिलता है और पूछता है कि क्या बात, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, खबर को ठीक तरह से पहुंचाया नहीं गया था क्या? वजीर आजम कहते हैं कि हारून को लोग पसंद करते थे, शायद इसीलिए वो नहीं आए। तभी वहां पर हारून को लाया जाता है। फिर वो उसका गला काटने के लिए उसको नीचे झुकाते हैं। तभी फैजल की नजर उस औरत पर पड़ती है जो हाकान को देखकर भाग गई थी। फिर फैजल तमाशा छोड़कर उस औरत को पकड़ने के लिए जाता है। फिर वो गली के नुक्कड़ पर उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत फैजल को देखकर बहुत डर जाती है। तभी जब वे लोग हाकान का सिर कलम करने ही वाले थे तो वहाँ पर हारून की बेटी शिरीन आ जाती है। हाकान उसको देखकर रोने लगता है क्योंकि उसके ही कारण एक भले आदमी की गर्दन काटी जा रही थी, यानी कि हारून की। फिर जब कसाई उसका गला काटने के लिए तलवार ऊपर उठाता है तो एक तीर आकर उसकी खोपड़ी में लगता है। फिर सब लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वहां पर वजीर आ गई थी। वो देखते ही देखते कई सिपाहियों को मार देती है। फिर वो हाकान को वहां से भगा कर ले जाती है। दूसरी तरफ जैनब ओरेकल से मिलने जाती है। वो ओरेकल से पूछती है कि इस लड़ाई में किसकी जीत होगी। ओरेकल पूछती है कि ये डिपेंड करता है तुम जीतने वाले की तरफ हो या हारने वाले की तरफ। लेकिन तभी वहां पर वजीर आती है और जैनब को गले से पकड़कर हवा में उठा देती है। जैनब का रंग लाल हो जाता है और वो मरने की हालत में हो जाती है, लेकिन वजीर उस पर दया खाकर उसे छोड़ देती है। फिर वो ओरेकल पर गन पॉइंट करके कहती है अब बता फैजल कहाँ है, वरना मैं इसको ठोक दूंगी। फिर जैनब अपनी गन निकालती है और ओरेकल के पेट में गोली मार देती है। फिर जैनब कहती है कि तुम मुझे अपने इशारों पर नहीं नचा सकती, जाकर खुद ढूंढ लो फैजल को। तभी बीते समय में फैजल रुहिया को मिलने के लिए पुल पर बुलाता है। वो कहता है कि मेरे अंदर कई एहसास उमड़ रहे हैं, प्यार के और दर्द के। मैंने तुमसे पहले तो कभी इजहार नहीं किया, लेकिन अब कर रहा हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा कभी किसी से प्यार नहीं किया। फिर वो उसको गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ हाकान वजीर को कहता है कि मैं तो उम्मीद हार ही बैठा था, शुक्र है कि वो चिट्ठी तुमको टाइम पर मिल गई। हारून के भाई ने वो चिट्ठी आजिम को दे दी थी और आजिम ने वो चिट्ठी वजीर को दे दी और वो सारी बातें उसे बता दी जो उसको पता था कि खुसरो तुमको मारने का प्लान बना रहा है। फिर वजीर पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं आईने के जरिए बात कर सकती हूँ? ये बात तो सिर्फ मुझे ही पता थी। फिर वो उसके ऊपर अपना तीर तान के खड़ी हो जाती है और कहती है कि कई दिनों से मुझे तुम्हारा बर्ताव बदला हुआ लगता है और तुम्हारी आंखें भी अलग दिखती है, बताओ कौन हो तुम? दूसरी तरफ वजीर पूरे घर में फैजल को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। फिर उसकी नजर बाथ टब पर जाती है। फिर जब वो उसके ऊपर का पत्थर हटाकर देखती है तो उसे फैजल मिल जाता है। तभी अचानक फैजल को होश आ जाता है और उसके होश में आते ही वजीर उससे चाबी छीन लेती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ये सब रुहिया को वापस लाने के लिए किया, जबकि तुमको ये चाबी मिलते ही दरवाजा खोल देना चाहिए था।
फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हकान वजीर को पूरी स्टोरी सुनाता है। पूरी कहानी सुनकर वजीर को दुख होता है। फिर वो हकान से पूछती है कि क्या तुम ये स्टोरी बदलने के लिए यहाँ आए हो? वो कहता है हाँ। फिर वो बताता है कि मैं इस बीते समय में आकर बेबस महसूस कर रहा हूँ। फिर वो वजीर को मौत का नुस्खा के बारे में बताता है। फिर वो कहता है कि आने वाले समय में वजीर को ये बनाना अच्छे से आता है, लेकिन अगर मैं उसके आगे ये साबित कर दूं कि कातिल हारून नहीं बल्कि फैजल है, तो हो सकता है कि वो ये नुस्खा मुझे दे दे। वजीर पूछती है तो क्या तुम सिर्फ मुझे ही इमोर्टल बनाओगे? वो कहता है नहीं, सभी इमोर्टल्स को, लेकिन पहले मुझे वापस जाना होगा और इसके लिए मुझे चाबी चाहिए। फिर वजीर कहती है तुम चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ बदली तो वहाँ भी बदल जाऊंगी, अब मैं ही तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी प्रेजेंट में वजीर चाबी को लेकर वहाँ आ जाती है जहाँ पर सनडायल पड़ा था। फिर वो जैसे ही सनडायल के ऊपर चाबी लगाने लगती है तो उसकी सोच बदल जाती है और वो रुक जाती है। फिर वो उन तीनों को छोड़ने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ फैजल जैनब से पूछता है कि ओरेकल को क्या हो गया। वो कहती है कि वजीर इसका इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसको ठोक दिया। वैसे भी ये किसी के काम की नहीं थी, हमेशा अपनी बकवास से परेशान करती थी। फिर फैजल कहता है ये अभी भी जिंदा है और तड़प रही है, अगर मारना ही है तो अच्छे से मारो। तभी हम देखते हैं कि हकान के हाथ में चाबी थी और उसे होश आ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके सामने वजीर खड़ी थी। वो पूछता है तुम सच में चाबी ले आई? वजीर कहती है मुझे भी नहीं पता क्यों। फिर वो कहता है कि मुझे तुमको कुछ खास चीज देनी है। दूसरी तरफ जब जैनब ओरेकल को मारने के लिए जाती है तो ओरेकल उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ते ही उसके हाथ में अजीब सी रोशनी होने लगती है और ओरेकल की पावर जैनब के अंदर जाने लगती है। तभी फैजल अपनी रूहिया के पास जाता है और फिर से इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है मुझे माफ कर देना रूहिया। तभी हकान वजीर को लेकर एक गुफा में जाता है। फिर वो वहाँ पर अपने ही लगाए हुए एक पत्थर की तलाश करता है और फिर चाकू से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। उस पत्थर के पीछे एक लेटर छिपा हुआ था जो कि खुद वजीर ने ही 500 साल पहले लिखा था। फिर वो उसे वो लेटर पढ़ने के लिए देता है। उस लेटर के अंदर लिखा था कि जब हम यहाँ पर आए तो हमारे मकसद और थे, लेकिन फिर मोहब्बत की रोशनी हुई जिसने हमें हमारे नापाक इरादों से दूर कर दिया। वजीर अब तुम ही फैजल की हेल्प करो ताकि तुम हारून के साथ प्यार से रह सको। तुम्हें मारने वाले हाथ हारून के जरूर थे, लेकिन पीछे का दिमाग फैजल का ही था। समझदारी से काम लेना, अब इस कहानी का अंजाम बुरा मत होने देना। फिर वजीर कहती है कि मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मैंने ये खत लिखा था। उस वक्त हम जंगल में बैठे थे। हकान कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर वो पूछती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। हकान कहता है कि उस नुस्खे को बनाना सिर्फ तुम्हें ही आता है। अगर मैं उस नुस्खे को सभी इमोर्टल्स को पिला दूं तो तुम हारून के साथ चैन से रह सकती हो। वजीर कहती है कि उस दिन जब मैं तुम्हें वापस भेजकर हकीम के घर गई तो देखा कि फैजल ने बीते समय में आकर हकीम को पहले ही मार दिया है, इसलिए मैं वो नुस्खा बनाना सीख ही नहीं पाई। तभी फैजल जब अपनी मरी हुई वाइफ को मिलकर वापस आ रहा था तो उसे कमरे के नीचे से अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। फिर जब वो उस कमरे को खोलकर देखता है तो पाता है कि जैनब का शरीर चमक रहा है। फिर जैनब कहती है मुझे अतीत और भविष्य सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लगता है कि अब मैं ही ओरेकल बन गई हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं हकान चमन चिंदी की कब्र पर जाता है क्योंकि इमोर्टल्स को मोर्टल बनाने का नुस्खा सिर्फ उसी को पता था। फिर वो उसकी बॉडी को अपने साथ जंगल में ले आता है और उसे अपना खून पिलाकर जिंदा कर देता है। फिर हकान उससे पूछता है मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मौत का नुस्खा कैसे बनता है, लेकिन चमन चिंदी उसकी बिना कोई बात सुने वहाँ से भागने की कोशिश करता है और दलदल में फंस जाता है। फिर हकान उसे कहता है कि दुनिया में मौत से बदतर चीजें भी होती हैं, जैसे कि अब तुम इस दलदल में धंसकर नीचे चले जाओगे। अब तुम ठहरे इमोर्टल, इसलिए मरोगे नहीं, लेकिन कयामत तक नीचे सड़ते रहोगे। तो फायदे का सौदा यह है कि तू मुझे खुशी खुशी उस नुस्खे के बारे में बता दे और यहाँ से चलता बन। तभी वहाँ पर वजीर आती है और हकान को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ फैजल जैनब को कहता है अब तुम ओरेकल बन गई हो, इसलिए तुम मेरी रूहिया को जिंदा कर सकती हो। जैनब कहती है मैं सिर्फ पास्ट और फ्यूचर देख सकती हूँ, किसी को जिंदा नहीं कर सकती। फिर फैजल कहता है इसका मतलब तुम मेरे किसी काम की नहीं। तभी हकान सामी के घर जाता है और उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। वो कहता है हाँ। फिर वे सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नुस्खा मिल गया। हकान कहता है अभी तक तो नहीं। फिर वो शीशे में देखकर कहता है वजीर तुम्हें अच्छे से पता है समझौता तोड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वजीर उस समय उसे ही देख रही थी। फिर हकान अपने साथियों को कहता है कि सरकार जो लोग यहाँ बच गए हैं
उनको जहाज में भरकर दूसरी जगह पर ले जा रही है। अब तुम सभी यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तो खंजर और कमीज है, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? लेकिन उसके साथी जाने से मना कर देते हैं। सामी कहता है अब हम यहाँ मुसीबत में तुम्हारा साथ देने आए हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर भागने नहीं। फिर बेरिन मजाक में कहती है कि हाकान को तो शहर बचाकर अपना अपना नाम करना है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हाकान उसे वहां से जाने के लिए मना ही लेता है। फिर हाकान वजीर को ढूंढने के लिए अपने पुराने अड्डे पर जाता है। तभी उसे जैनब की आवाज आती है, मानना पड़ेगा हाकान तुमने एक इमोर्टल को खत्म करने की बजाय उसे जिंदा कर दिया। फिर हाकान देखता है कि वो बाथटब पर बैठी हुई है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? जैनब कहती है अब मैं ओरेकल बन गई हूँ। फिर हाकान पूछता है तेरे कितने रूप हैं जैनब? कभी वफादार खादिम, कभी इमोर्टल, कभी ओरेकल। इमोर्टल बनकर तूने कितनों को मारा है? तूने तो मुझे भी गोली मार दी थी, लेकिन मैं मरा नहीं। अब मुझे जल्दी से ये बता दे कि वजीर कहाँ है? जैनब कहती है कोई फायदा नहीं हाकान, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस्तांबुल की किस्मत में बर्बाद होना ही लिखा है। फिर वो हाकान का हाथ पकड़कर कहती है लेकिन कुछ और है जिसे हम बचा सकते हैं। फिर हाकान उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। जैनब कहती है ओरेकल ने मुझे बताया था कि मैं ही अपने प्यार की मौत का कारण बनूंगी, इसीलिए मैंने तुमसे दूरी बनाई थी। फिर वो हाकान को आने वाले समय में ले जाती है जहां उसके और जैनब के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। जैनब कहती है यही तुम्हारा भविष्य है। दूसरी तरफ वजीर चमन चिंदी से बातें कर रही थी। तभी वहां पर फैजल आ जाता है। फैजल को देखकर चमन चिंदी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरा कत्ल किया था। फिर वजीर उन दोनों को आमने सामने बिठाकर अपना अपना कन्फेशन करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोगों ने मुझे ही मारने के लिए मौत का नुस्खा बनाया था, अब मारो मुझे। मैं देखती हूँ जब हम तीनों लड़ेंगे तो आखिर में जिंदा कौन बचता है। फिर चमन चिंदी खड़ा हो जाता है और फैजल का मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो बताता है कि जब मैं मौत का नुस्खा बना रहा था तो मुझे पता था तुम मुझे मारने आओगे, इसलिए मैंने मौत के नुस्खे की एक और बोतल वहां पर छुपा दी थी। फिर उन तीनों की आपस में बहस हो जाती है। वजीर फैजल से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने ही हारून के हाथों मुझे मरवाया था? फैजल कहता है तुम्हारी जान उसने ली जिससे तुम बेइंतहा प्यार करती थी। फिर वजीर कहती है वो एक्सीडेंट जिसमें तुम्हारी प्यारी पत्नी मारी गई मैंने ही किया था, वो ट्रक मैं ही चला रही थी, तुम अपने फर्ज को भूल रहे थे, इसलिए रूहिया को मिटाना जरूरी था। ये बात सुनते ही फैजल को गुस्सा आ जाता है और वो वजीर से भिड़ जाता है। दूसरी तरफ तीनों वफादार खादिम अपना सामान पैक करके वहां से जा रहे थे। तभी उनके कंप्यूटर में एक बीप बजती है। बेरीन कहती है कि वजीर का फोन ऑन हो गया है, हमें हाकान को बताना चाहिए। फिर वे कंप्यूटर में चेक करने लगते हैं, तभी उनका दरवाजा खुल जाता है। दूसरी तरफ वजीर फर्श पर लेटी हुई थी और पूरे कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। फिर वो चमन चिंदी के साथ अपने सुख दुख बांटती है। वो उसे बताती है कि उसकी और हारून की पहली मुलाकात कैसे हुई। फिर चमन चिंदी भी उसे धोखा देने के लिए उससे माफी मांगता है। तभी पीछे बैठा फैजल उठकर आता है और कहता है कि ये समय आपसी झगड़े का नहीं है, एक काम करते हैं, तुम मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। फिर वे तीनों आपसी झगड़े को भुलाकर एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। दूसरी तरफ हाकान जैनब से पूछता है कि क्या तुम देखकर बता सकती हो मेरे वफादार खादिम ठीक ठाक जहाज तक पहुंच गए या नहीं। फिर जैनब कहती है हाकान अब जो भी है यही है, तुम हो और बस मैं हूँ। फिर वो जैनब का हाथ पकड़कर कहता है वफादार खादिम मुसीबत में है, मुझे अभी दिखाओ। फिर वो देखता है कि वजीर वहां आई थी और उसने तीनों को मार दिया। ये देखकर हाकान को यकीन नहीं होता। फिर वो वहां से भागकर अपने साथियों के पास जाता है। फिर वो अपने साथियों को संभालता है। सामी को छोड़कर सभी मर चुके थे। फिर वो सामी से पूछता है कि तुम सबका ये हाल किसने किया। वो बताता है वजीर ने। फिर हाकान वजीर की लोकेशन चेक करके वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो वजीर को अपना खंजर दिखाता है। तभी वहां पर फैजल और चमन चिंदी भी आ जाते हैं। वे आकर देखते हैं कि हाकान ने वजीर को मार दिया। ये देखकर फैजल खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 1459 में वजीर ने मेरी नाक में दम कर रखा था और मुझे पता था मैं अकेला उससे नहीं निपट पाऊंगा। फिर एक दिन हारून को अपने जिगरी दोस्त आजिम की लाश मिली। फिर उसकी बेटी ने उसे बताया कि बाबा आप जिससे प्यार करते हैं उसी ने आपके दोस्त को मारा। फिर हारून गुस्सा हो गया और उसने वजीर को मार डाला। एक कहावत तो सुनी होगी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बस वही इतिहास आज फिर से दोहराया गया। ये कहानी सुनकर चमन चिंदी गुस्सा हो जाता है। फिर फैजल उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो हाकान को कहता है कि जो काम मैंने सदियों पहले हारून से करवाया था वही काम आज मैंने तुमसे करवाया है। हाकान कहता है नहीं, मैं जानता हूँ वहाँ वजीर नहीं तू आया था, तूने ही मेरे साथियों को मारा। फिर तूने जैनब का सहारा लेकर सामी की यादाश्त बदल दी ताकि उसे तेरी नहीं वजीर की शक्ल दिखे। फैजल अगर वजीर वहां पर जाती तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। तभी वजीर उठती है और फैजल को धक्का देती है। फिर वो हाकान और चमन चिंदी को बाहर भेज देती है और कहती है कि जाकर बीते हुए कल को ठीक करो। फिर फैजल उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो जैसे ही उसे मारने लगता है तो उसका हाथ गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वजीर इमोर्टल्स की लीडर थी और जो भी इमोर्टल लीडर को मारता है
उसको तड़प तड़प कर मरने का श्राप लग जाता है। फिर मरते वक्त वजीर हारून को शुक्रिया कहती है, क्योंकि उसने पहली मुलाकात में वजीर से कहा था, मैंने तुम्हारी जान बचाई, शुक्रिया तो कह देती। फिर फैजल उसको मार देता है। फिर जब चमन चिंदी और हकान अंदर आते हैं तो देखते हैं फैजल वहां से भाग गया। चमन कहता है, कुछ तो करो हकान, इसे बचाओ। हकान कहता है, तुमने इसके आखिरी अल्फाज नहीं सुने, इसकी खुशी यहाँ नहीं वहाँ है। फिर रात को हकान और सामी दोनों एक साथ बैठे थे और अपने साथियों को खो देने के लिए अफसोस मना रहे थे। फिर हकान सामी को हौसला देता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं ही मायूस हो गया तो ये अपना हौसला खो देगा। फिर वो उठकर चमन चिंदी के पास जाता है ताकि उसको भी हौसला दे सके। तभी फैजल जैनब के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, तुम्हें ये सब नजर नहीं आया, देखो मेरे हाथ के साथ क्या हो गया। फिर जैनब उठती है और फैजल को कहती है, अगर उन्हें मारना ही है तो क्यों ना अभी मार दे। दूसरी तरफ हकान चमन चिंदी को कहता है, वजीर हमारे लिए शहीद हो गई, अगर तुम उसे बीते जमाने में मौत का नुस्खा दे दो तो वो हारून के साथ अपना सुखी जीवन बिताएगी और मैं यहाँ इस्तानबुल को बचा पाऊंगा। फिर चमन बताता है कि जब मैं वो नुस्खा बना रहा था तो मैंने बहुत बार ट्राई की, लेकिन मैं नहीं बना पाया। फिर मेरे सामने एक औरत आई, उसी ने मुझे उस नुस्खे के लिए जरूरी चीजें दी जिससे मैं नुस्खा बना पाया। जरूरी नुस्खा नहीं बल्कि उस औरत की चीजें हैं। फिर वो हकान को उस औरत का एड्रेस बताता है। वो वही औरत थी जो हकान को देखकर भाग गई थी और जिसे फैजल ने पकड़ लिया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पुराने समय में हकान वजीर के पास जाता है और कहता है कि सिपाही मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। वजीर कहती है, वक्त कम है लेकिन हम सब ठीक कर देंगे। फिर वो कहती है कि हकीम ने जिस बूढ़ी औरत के बारे में बताया था वो यहीं पास में ही रहती है। फिर वो हकान का उदास चेहरा देखकर पूछती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो कहता है कि आने वाले समय में सिर्फ वफादार खादिम ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी मौत होगी। फिर वो पूछती है कि कातिल कौन है। हकान कहता है, फैजल यानी कि खुसरो। फिर वे उस बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं। वो बुढ़िया हकान को देखकर डर जाती है। फिर हकान उससे पूछता है, आप कौन हैं? आप उस दिन भी मेरा पीछा कर रही थी। वो कहती है, हारून मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बताती है कि मेरी कुछ मजबूरी थी, तभी मैंने तुमको अकिंजी के दरवाजे पर छोड़ दिया। वो बहुत ही नेक इंसान थे, लेकिन फिर भी मैं तुम पर हमेशा नजर रखती थी। फिर हकान पूछता है कि वो नुस्खा आपने कैसे तैयार किया। उसकी माँ बताती है कि मेरे पिता हकीम थे और मुझे सीखने का शौक था। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो शैतान तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारी रक्षा के लिए ही मैंने वो नुस्खा तैयार किया था और उस नुस्खे को बनाने में मैंने चमन चिंदी की हेल्प ली और बदले में उसको सामान भी दिया। दूसरी तरफ चमन चिंदी और सामी एक सुनसान से जंगल में कार रोककर खड़े थे, क्योंकि उस कार के अंदर हकान लेटा हुआ था। वे उसे फैजल से छुपाते फिर रहे थे। फिर सामी देखता है कि उसकी छाती का निशान सफेद हो गया है। तभी चिंदी कहता है कि एक बार मुझे खंजर दो, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हकान अपनी माँ को वो दवा जल्दी से बनाने के लिए कहता है। उसकी माँ कहती है कि सब्र रखना ताकत की पहचान होती है। तभी चिंदी खंजर से हकान के हाथ पर कट लगाता है और उसके खून को देखकर समझ जाता है कि इसकी कमीज काम नहीं कर रही। तभी हकान अपनी माँ के पास वो लॉकेट टंगा हुआ देखता है जिसके ऊपर एक लोगो बना हुआ था। वो अपनी माँ से पूछता है, क्या ये अब्बू का है? उसकी माँ कहती है, हाँ, तुम्हारे अब्बू एक नामचीन हस्ती थे। तभी सामी कहता है कि इसकी कमीज काम नहीं कर रही और अगर फैजल यहाँ पर आ गया तो हम इसको कैसे बचाएंगे? हमें किसी तरह इसको बताना होगा। फिर चिंदी इसके हाथ से चाबी छीन लेता है। चाबी हाथ से जाते ही हकान के सिर में जोर जोर से झटके लगते हैं। फिर वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो अपनी माँ को कहता है, जल्दी से दवा तैयार कीजिए। फिर उसकी माँ उसकी उंगली से एक खून बूंद लेती है और उस दवा में मिला देती है। वो बताती है कि इसके बिना ये दवा तैयार नहीं हो सकती थी, तुम्हारा खून बहुत ही खास है। फिर हकान और वजीर वो नुस्खा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी माँ उसे अलविदा कहने आती है। फिर वो अपनी माँ के गले लग जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था अब वो दोबारा कभी अपनी माँ से मिल पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ फैजल का पूरा हाथ नीला पड़ जाता है, क्योंकि उसका वो श्राप फैल रहा था। फिर वो जैनब को कहता है कि हमें चाबी जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। इतने में हकान को भी होश आ जाता है। चिंदी कहता है कि तुम्हारी कमीज की ताकत घट रही है, निशान भी मिट रहा है। फिर वो समझ जाता है और बताता है कि बीते समय में हारून गद्दार साबित हो गया है, इसलिए अब सुल्तान उसे करामाती चीजें कभी नहीं देगा और ये चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी। तभी उनको कार में से फैजल की आवाज आती है। वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था कि हकान नाम का एक जहरीला नाग हमारे वजूद के लिए खतरा बन गया है। उसके पास एक करामाती चाबी है जिसको इस्तेमाल करके वो हम सबको खत्म कर देगा। अब आप सब उसे ढूंढकर बाहर निकालिए और पकड़कर मेरे सामने ले आइए। हकान, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते, तब तक नहीं
जब तक मैं तुम्हें मौत ना दे दूं। हकान पूछता है कि वो चाबी के लिए इतना तड़प क्यों रहा है। चिंदी बताता है कि क्योंकि उसने वजीर की जान ले ली, और वजीर की जान लेने का मतलब है तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाना। अगर चाबी लेकर उसने दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं खोला तो वो इस सजा से आजाद नहीं हो पाएगा। अब उनकी चिंता ये थी कि वे फैजल से छुपकर कहां छिपेंगे। फिर हकान उनको बताता है कि तुम मुझे लेकर बोट तक चले जाना, समुद्र के बीच उनके लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। हकान जिस बोट की बात कर रहा था, सामी उसका जानकार था। फिर हकान उसको बोट वाले से बात करने के लिए कहता है। फिर बोट वाले से बात करके सैमी बताता है कि कैप्टन ने कहा है किनारे पर हथियारबंद लोग हैं, मैं किनारे पर नहीं आऊंगा। अब हकान की बेबसी और भी बढ़ जाती है। फिर चिंदी बताता है कि एक ऐसा हॉर्न है जिसकी आवाज सुनते ही सभी इमोर्टल्स उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब मैं उसे बजाऊं तो तुम अपना काम कर सकते हो। वो उसी हॉर्न की बात कर रहा था जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलते वक्त फैजल ने बजाया था। फिर हकान चिंदी से पूछता है, तुम्हें पता है ना जो काम तुम करने जा रहे हो उसकी सजा क्या होगी? तभी चिंदी कहता है कि मेरी जिंदगी तो बेवजह रही है, लेकिन मेरी मौत जाया नहीं जाएगी। तभी हकान बीते समय में पहुंच जाता है। वो कहता है कि हमें वो नुस्खा किसी भी तरह से इमोर्टल्स को पिलाना पड़ेगा, लेकिन उन सबको एक जगह पर इकट्ठा कैसे करेंगे? वजीर कहती है कि हमें कोई ठोस वजह चाहिए होगी। प्रेजेंट में चिंदी मशीन के पास पहुंच जाता है और पहरा दे रहे आदमियों को मार देता है। फिर वो मशीन ऑन कर देता है और बहुत ही तेज अजीब सी आवाज आने लग जाती है। उस आवाज को फैजल और जैनब भी सुन लेती है। तभी सामी देखता है कि फैजल के गुंडे उस हॉर्न की आवाज सुनकर वहां जा रहे हैं। फिर वो कैप्टन को फोन करके कहता है, अब रास्ता साफ है, तुम किनारे पर आ जाओ। इतने में वजीर सभी इमोर्टल्स को इकट्ठा कर लेती है। वहां पर केवल हकीम ही नहीं पहुंचा था क्योंकि फैजल ने उसे मार दिया था। फिर वजीर हकान को पकड़कर वहां पर लाती है और कहती है कि अब हम सब मिलकर इसकी सजा का फैसला करेंगे। प्रेजेंट में फैजल जैनब के साथ चिंदी के पास पहुंच जाता है। फिर वो जैनब को उसे रोकने के लिए कहता है। तभी जैनब और चिंदी दोनों में हाथापाई हो जाती है। फिर वो जैनब को मारने ही वाला था, तभी उसके अंदर से ओरेकल बाहर आती है। वो कहती है, चिंदी तुम जैनब को मत मारना, बस हालात का सामना करो, अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। फिर वो जैनब को छोड़ देता है, लेकिन जैनब उसे नहीं छोड़ती, वो उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ सामी हकान को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। तभी जैनब फैजल को बताती है कि वो एक समुद्र किनारे बैठकर वोट का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर सभी इमोर्टल्स को जाम पीने के लिए देती है। फैजल कहता है, अगर तुम में से कोई भी मोर्टल बनना चाहता है तो शौक से ये जाम पी सकता है। ये बात सुनकर कोई भी जाम नहीं पीता। दूसरी तरफ सामी देखता है कि वोट आ रही है। फिर वो हकान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई बोट को उड़ा देता है। फिर वो हकान को कार में बिठाकर वहां से किसी दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे फैजल और जैनब रोक देते हैं। फिर फैजल उसे गोली मार देता है। फिर वे कार के अंदर चेक करते हैं, हकान वहीं पर बेहोश पड़ा था। दूसरी तरफ सभी इमोर्टल्स वजीर के साथ बगावत कर देते हैं और उससे चाबी वापस मांगते हैं। फिर वजीर उनको चाबी दे देती है। फिर सभी इमोर्टल्स उस चाबी को ये कहकर चूमने लगते हैं, अंधकार के नाम। तभी हकान अपने हाथ छुड़ा लेता है और वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट में फैजल और जैनब देखते हैं कि हकान की कमीज काम नहीं कर रही। फिर फैजल मौके का फायदा उठाता है और उसकी छाती में छुरा घोंप देता है। पास्ट में हकान की छाती में भी बहुत तेज दर्द होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। वजीर को समझ में नहीं आता कि हकान के साथ ये क्या हुआ। फिर प्रेजेंट में फैजल उसकी छाती में एक और बार वार करने वाला था, लेकिन जैनब उसे पकड़ लेती है। फैजल कहता है, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, लेकिन जैनब उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। फिर वो कार को लेकर वहां से भाग जाती है। फिर फैजल उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन जैनब हकान को लेकर भाग जाती है। फिर वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसकी छाती पर अपना हाथ रख देती है। हकान और हारून एक दूसरे से जुड़े होने के कारण एक ही वक्त में मारे गए थे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से ख्वाब में मिलते हैं। हकान कहता है, मैं अपने फर्ज पर पूरा नहीं उतर पाया, लेकिन हारून कहता है, तुम गलत कह रहे हो, तुम अपने फर्ज पर जरूरत से ज्यादा खरे उतरे हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, तुम एक साथ कई इमोर्टल्स को खत्म करने की कगार पर हो। हकान कहता है, जहाज के कैप्टन तुम हो, आगे का सफर तुम्हें ही तय करना है, लेकिन हारून कहता है, ये तुम्हारा सफर है, मुझे उम्मीद है तुम जहाज को सही सलामत किनारे पर ले आओगे, और वजीर को भी। बीते वक्त में वे सभी इमोर्टल्स वजीर को पकड़ लेते हैं। तभी हकान को होश आ जाता है और वो जाकर एक इमोर्टल को मार देता है। फिर वो उस कमरे में आग लगाकर वजीर को लेकर बाहर भाग जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फैजल दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता है। फिर फैजल के सामने ही सभी इमोर्टल्स जलकर राख हो जाते हैं। वे सभी इसलिए मर जाते हैं क्योंकि अब वे मोर्टल बन गए थे, और मोर्टल इसलिए बन गए क्योंकि हकान और वजीर ने चाबी के ऊपर दवा लगा रखी थी
जिसको उन सभी ने चूमा था। फिर हकान हारून के घर जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। शिरीन पूछती है, बाबा क्या आप फिर से किसी सफर पर जा रहे हो? हकान कहता है, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम जैसी बहादुर और प्यारी लड़की मैंने कभी नहीं देखी, हमेशा ऐसे ही रहना। फिर वो उसको वजीर के पास भेज देता है। फिर वो अपने दोस्त आजिम से मिलता है। आजिम पूछता है, भाई तुम्हारे जमाने में हैरत अंगेज चीज क्या है? हकान कहता है, हवाई जहाज, हम उसमें बैठकर उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। ये बात आजिम को हजम नहीं होती और वो कहता है कि क्या यार हकान, तू भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है, एक नंबर का फेंकू है तू। फिर वे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर आजिम शिरीन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हकान वजीर के पास जाकर बैठ जाता है। वो उसे बताता है कि मैंने बेहोशी में हारून को देखा था, वो तुम्हें बहुत ही याद कर रहा था। फिर वो वजीर को पीने के लिए वो नुस्खा देता है। वजीर उसे पी जाती है और कहती है कि हम तो अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए कब से तैयार बैठे थे। फिर वो हकान को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने पूरे इस्तांबुल को खुशी से जीने का मौका दिया था। फिर वे जज्बाती होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हकान कहता है, इस चाबी को फेंकना मत भूलना। फिर वो सन डायल घुमाता है और वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। उस दिन हकान अपने फर्स्ट एपिसोड वाले घर में उठता है जहां वो अपने दोस्त मेमो के साथ रहा करता था। वो घर देखकर उसे विश्वास नहीं होता। फिर वो खिड़की से बाहर झांकता है। इस्तांबुल बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। फिर वो अपने जान से प्यारे दोस्त मेमो को आवाज देता है, लेकिन वो नहीं आता। उस रूम में सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे मेमो के वक्त में हुआ करता था। तभी वो एक मैगजीन के ऊपर फैजल की तस्वीर देखता है और समझ जाता है कि उस दिन वो आग से बच गया था। अब इसका मतलब जैसा वो सोच रहा था, बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। 7th एपिसोड में हम देखते हैं हकान मस्त नहा धोकर अपने घर से निकलता है। फिर वो जैनब को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर वो देखता है कि जगह जगह फैजल के पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा था सुल्तान ऑफ सक्सेस। फिर वो जैनब की यूनिवर्सिटी जाता है और उसकी तलाश करता है। तलाश करने पर उसको जैनब दिख जाती है। फिर वो जैनब के पास जाता है और उसे आवाज देता है। वो कहती है, जी हाँ, कहिए क्या काम है? हकान पूछता है, तूने मुझे पहचाना नहीं? वो कहती है, नहीं। फिर वो उसकी छाती पर बना हुआ टैटू देखता है और कहता है, क्यों झूठ बोल रही है, तू वफादार खादिम है। जैनब कहती है, हाँ जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर तमाशा मत करो, आओ मेरे पीछे। फिर वो एकांत में बैठकर उसे बताती है कि जब तुमने बाकी सबको मारा तो किसी तरह से फैजल बच गया। उसके जिंदा बचने से वो सब किस्सा फिर से शुरू हो गया, वे तिलिस्मी चीजें, वफादार खादिम वगैरह वगैरह। फिर फैजल इतना शक्तिशाली बन गया कि उसे कोई भी मात नहीं दे पाया। मेरे अब्बा इसी उम्मीद में जिंदा थे कि एक दिन तुम आओगे और सबको बचाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारा होश में आना जरूरी था और इसलिए तुम्हारे होश में आने तक तुम्हें छुपाया गया। पहले की दुनिया और तुम्हारे वापिस आने की दुनिया, दोनों के बीच में बहुत फर्क है। हकान कहता है, तो अब किस बात का इंतजार है? मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जैनब कहती है, अब कोई फायदा नहीं। हकान कहता है, क्यों, अब क्या हो गया? फैजल अभी जिंदा है, क्या तुमने उसके आगे हार मान ली? फिर जैनब कहती है, मैं क्लास में जाने के लिए लेट हो रही हूँ। हकान पूछता है, बाकी के वफादार खादिम कहाँ है? जैनब कहती है, अब कोई फायदा नहीं, हमने फैजल के साथ समझौता कर लिया है। ये बात सुनकर हकान चौंक जाता है और पूछता है, किस तरह का समझौता? क्या वो अपनी जुबान पर टिकेगा? जैनब कहती है, अभी तक तो टिका ही हुआ है, इसलिए मैं भी समझौते पर कायम रहूंगी। तभी कोई आदमी उनको देखकर अपने बॉस के पास फोन करता है और कहता है, जैनब किसी लड़के के साथ बहस कर रही है। फिर उसका बॉस कहता है कि तुम दोनों पर नजर रखो। उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि फैजल था। फिर जब जैनब पढ़ाने के लिए क्लास में जाती है तो हकान वहां भी पहुंच जाता है। फिर वो कहता है, मैडम हीरो कौन होता है? तभी एक स्टूडेंट कहती है, जो दुश्मन को धूल चटा दे। जैनब कहती है, लेकिन तब जब लड़ाई हो रही हो, जब लड़ाई ना हो रही हो तब अपनी हीरोगिरी दिखाने वाले को मूर्ख कहते हैं। फिर हकान जैनब के पास जाकर कहता है, तारीख वही हीरो लिखते हैं जिनके नाम तक याद नहीं रहते। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर अपनी क्लास फिनिश करने के बाद जब जैनब बाहर जाती है तो वो हकान को देखकर कहती है, अभी तक तुम गए नहीं? फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। उस समय भी फैजल का आदमी उन दोनों पर नजर रखे हुए था और पल पल की खबर फैजल को दे रहा था। फिर फैजल हकान की फोटो उठाकर कहता है, आखिर तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया कि तुम कौन हो। फिर जैनब हकान को अपने पुराने अड्डे पर लेकर जाती है। हकान कहता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बदला। जैनब कहती है, अभी तुमने देखा ही क्या है। फिर जब वो और अंदर जाता है तो देखता है कि दीवार पर 500 से भी ज्यादा चाबियों वाले फोटो फ्रेम टंगे हुए हैं। जैनब बताती है कि जब भी कोई वफादार खादिम मरता है तो उसकी जगह पर एक चाबी वाला फ्रेम लटका दिया जाता है। अब तुम खुद ही देख लो यहाँ कितनी चाबियां लटकी हैं। फैजल रात के अंधेरे में आया और सब कुछ खत्म करके चला गया।
लेकिन अब 5 साल से यहाँ पर शांति है, क्योंकि हमने समझौता किया था कि ना वो हमला करेगा और ना ही हम। अब तुम कुछ कबाड़ा मत कर देना। हकान कहता है तुम गलत सोच रही हो, वो सिर्फ मेरे आने का इंतजार कर रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द करामाती चीजें खोजनी होंगी। जेनेब कहती है इसका मतलब तेरे भेजे में कुछ भी नहीं घुसा, जा तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं हूँ। हकान कहता है ठीक है मत दे मेरा साथ, लेकिन उनके लगवाए हुए कैमरे तो हटवा दे, और हाँ यूनिवर्सिटी से एक मूंछों वाला मस्टुंडा तुम्हारा पीछा कर रहा है, उससे जरा बचकर रहना। फिर जेनेब वहाँ पर लगे हुए सभी कैमरे चेक करती है। तभी जब हकान वहाँ से बाहर जाता है तो दोनों तरफ से काली गाड़ियां आकर उसे घेर लेती है। एक गाड़ी में वही स्नाइपर था जिसने हकान के दोस्त मेमो को मारा था। फिर हकान उनमें से एक गुंडे को पीटकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हकान जहाँ भी जाता है वहीं से ही काली गाड़ी निकलकर सामने आ जाती है। अब हर जगह काली गाड़ियां हकान को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी। फिर हकान पतली चौड़ी गलियों से होते हुए बस उनसे बचता हुआ भागता फिर रहा था, लेकिन तभी वे गुंडे हकान को फिर से घेर लेते हैं। स्नाइपर कहता है क्यों भागा भागा फिर रहा है, आराम से हमारे साथ चल, बॉस तुमसे सिर्फ बात करेंगे। फिर जब वो हकान को पकड़ने लगते हैं तो वहाँ पर जेनेब आ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर गुंडों की छुट्टी कर देते हैं। फिर हकान स्नाइपर को पकड़कर पूछता है बता वो करामाती चीजें कहाँ है जो फैजल ने हमसे चुराई थी। वो कहता है उस कबाड़ से तू क्या कर लेगा, कुछ समय पहले फैजल ने एक नया बिजनेस शुरू किया था, उसने वो सामान वहीं पर गाड़ा हुआ है। फिर उस जगह का एड्रेस पूछने से पहले ही जेनेब हकान को खींचकर ले जाती है। फिर कुछ दूर जाकर हकान जेनेब से पूछता है तुम यहाँ कैसे आ गई। वो कहती है मैं वफादार खादिम नहीं लेकिन वफादार तो हूँ। फिर हकान उसे खुद से माफी मांगने के लिए कहता है। फिर ना चाहते हुए भी जेनेब उसे माफी मांगती है। फिर वो उसे अपने अब्बू के स्टोरेज रूम में ले जाती है। वहाँ पर वो हकान को बताती है कि इस्तांबुल में वजीर और प्रोटेक्टर के प्यार की कहानी मशहूर है, यानी एक ऐसी दास्तान जिसमें दो प्यार करने वाले मरकर भी जिंदा हो गए, लेकिन कहानियों को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया है। फिर हकान को वहाँ पर जेनेब के अब्बू का चाकू भी मिलता है। फिर जेनेब हकान को बताती है कि फैजल ने तेरी करामाती चीजें लेने के बाद एक ऐतिहासिक जगह का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया। फिर हकान उस जगह का नाम देखता है जिसका नाम जस्टिनियन था। हकान बताता है जिस जगह मैंने उन सबको मोर्टल बनाया था ये वही जगह है। जेनेब कहती है कि अगर वहाँ पर कोई बेसमेंट हुई तो मैं उसका पता लगा लूंगी। हकान कहता है चलो चलकर देखते हैं। फिर वहाँ से जाने से पहले हकान वो चाकू भी अपने साथ रख लेता है। दूसरी तरफ स्नाइपर फैजल को अपनी कामयाबी की पूरी स्टोरी सुना रहा था। फैजल कहता है पूरी कहानी मत सुना, नतीजा बता। स्नाइपर कहता है वो भाग गया। फिर स्नाइपर पूछता है बॉस कोई और काम हो तो बताओ। फैजल कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो और कभी भी लौट कर मत आना। ये बात सुनकर स्नाइपर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर फैजल कहता है एक काम करो, तुम ये पैसों वाला बैग ले जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। फिर जब स्नाइपर वो बैग वहीं पर खोलने लगता है तो फैजल उसे रोक देता है और कहता है घर जाकर गिन लेना, अब आप जानते ही हो इसके अंदर क्या था। दूसरी तरफ हकान और जेनेब जस्टिनियन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहां हकान जेनेब को डिटेल से बताता है कि इमोर्टल्स क्यों आए और वापस क्यों नहीं गए। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे सन डायल पर पड़ती है। फिर वो उसके पैटर्न का मिलान करता है। सही पैटर्न मिलने पर दीवार में एक बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। फिर वे दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं। वहां पर सभी इमोर्टल्स की कुछ न कुछ निशानियां पड़ी हुई थी। तभी जेनेब की नजर खंजर पर पड़ती है। फिर वो हकान को बताती है। फिर जैसे ही हकान उस खंजर को लेने के लिए जाने लगता है तो देखता है वहां पर ट्रैप बिछा हुआ है। वो ट्रैप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खंजर के लिए था। फिर खंजर जलकर राख हो जाता है। हकान के हाथ कुछ नहीं आता, बस खंजर की राख आती है। फिर वो राख हटाकर देखता है, उसके नीचे उसे एक लोगो दिखता है। वो लोगो फैजल की कंपनी का था। वो जेनेब को बताता है कि ये बिल्कुल हारून के अब्बू के लॉकेट की तरह है, यानी फैजल ही हारून का बाप था। हम सभी प्रोटेक्टर उसी के वंशज हैं। वैसे तो फैजल बहुत ही पावरफुल इंसान था, लेकिन अब भी वो अपनी पत्नी रूहिया को याद करके अकेले में रोया करता था। वो चाहता था वो किसी तरह उससे मिले और हमेशा उसके साथ रहे। दूसरी तरफ हकान भी परेशान हो गया था ये जानकर कि वो जिसको मारना चाहता है वो उसी का वंशज है। फिर जेनेब उसे हौसला देती है और कहती है तू क्या चाहता है, सदियों तक आने वाली पीढ़ियां अपने बच्चों को तेरी हार की कहानियां सुनाए। तू याद कर तूने बिना खंजर और कमीज के भी कई इमोर्टल्स को मारा है। तभी जेनेब के फोन पर फैजल का मैसेज आता है कि मैं हैदर पाशा बंदरगाह पर हकान का इंतजार कर रहा हूँ। फिर जब जेनेब वहाँ पर जाने के लिए खड़ी होती है तो हकान उसे कहता है तू वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं ही जाऊंगा। फिर जेनेब उसके गले लग जाती है और कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हकान अकेले ही उस बंदरगाह पर जाता है और फैजल से मिलता है। फैजल कहता है कि सबसे पहले तुम अपना दिमाग ठंडा रखो, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। हकान कहता है क्या बात करनी है तुझे, ये ले तेरे सामने खड़ा हूँ, चल अपनी चाल।
वैसे तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। फैजल कहता है अकेले नहीं हो तुम, जो बीते हुए समय में जाकर बहुत से मालूमात हासिल कर लाए। वो बताता है कि जब मैंने चाबी को चूमने के लिए अपने पास किया तो मुझे उस नुस्खे की खुशबू आ गई। तेरे ही कारण 6 पीढ़ियों तक मैं अकेला तड़पता रहा हूँ। काली ताकतों ने मुझे तुमसे बदला लेने के लिए ही कैद कर रखा है। अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो, क्योंकि मेरा ही तो खून है जो मुहाफिज बनकर घूम रहा है। हकान कहता है तुझे क्या चाहिए? फैजल कहता है तुम अपने हाथों से मेरा गला दबा दो और मुझे आजाद कर दो। जब हकान मना कर देता है तो वो उसे उकसाता है कि मैंने कितने ही तेरे अपनों को कुत्तों की तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर हकान उसकी चाल में फंस जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। फिर जैसे ही हकान उसे मारने लगता है तो उसका हाथ काला पड़ जाता है। फिर फैजल खड़ा होता है और कहता है अब तू मजा चख। तुझे क्या लगा ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? अब धीरे धीरे तू भी इमोर्टल बन जाएगा। कुछ ही पलों में इस शहर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिलने वाला है। फिर हकान घबरा जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फैजल कहता है अब ये काली ताकत तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब तेरे पास उसके जैसे सोचने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा मेरे दोस्त। तभी उसको अपने अब्बू की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारा हथियार है, अपनी ताकत पर कभी भी शक मत करना। फिर हकान अपना चाकू निकालता है और कहता है कि मुझे अपनी ताकत पर यकीन है, क्योंकि मैंने हमेशा उसको भलाई के लिए यूज किया है। फिर फैजल कहता है एक शानदार जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है हकान। फिर हकान उस चाकू से फैजल के पेट में वार करता है। जब फैजल को खून आता है तो वो समझ जाता है कि उसका अंत आ गया है। फिर फैजल मर जाता है। फिर हकान बाहें फैलाकर कहता है मैंने तेरा हक अदा कर दिया है इस्तांबुल, अब एक भी इमोर्टल जिंदा नहीं बचा, मैं भी नहीं। फिर वो अपनी छाती में खंजर मार लेता है और वहीं पर मर जाता है। उसके मरते ही उसका हाथ ठीक हो जाता है और साथ की साथ उसे होश भी आ जाता है। अब एंड में हम देखते हैं हकान अपनी मार्केट के अंदर घूम रहा था। आज वो काफी खुश दिखाई दे रहा था। फिर वो इस्तांबुल की रौनक भरी गलियों से होता हुआ अपने अबू की दुकान पर जाने लगता है। दुकान के बाहर उसे फर्स्ट एपिसोड वाली आंटी मिलती है जो भविष्य बताया करती थी। हकान कहता है अब मुझे भविष्य कुछ नहीं जानना, बड़ी ही मुश्किल से जान छूटी है। फिर जब वो अपनी दुकान के अंदर सफाई कर रहा था तो वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है मुझे एक क्लाइंट के लिए करामाती कमीज चाहिए। फिर वो उठकर देखता है अब कौन आ गई। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि जैनब थी। हकान सफाई वाला कपड़ा उसके मुंह पर मारता है और कहता है ले जादुई कमीज। और इसी के साथ इस वेब सीरीज की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वेब सीरीज के चारों सीजन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। मुझे इस वेब सीरीज के चारों सीजन खत्म करने में पूरे 15 दिन लग गए और जो मेरे दोस्त यहाँ तक पहुँचे उन सभी ने इन 15 दिनों में मेरा साथ दिया। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो शायद मैं इस सीरीज को बीच में ही बंद कर देता। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस वेब सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे इस सीरीज के चारों सीजन का एक साथ मजा उठा सके। तो दोस्तों इसी तरह से मेरा साथ देते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।